आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर इस चैप्टर की बात करी जाए तो इस चैप्टर में आपको सीखना क्या है कि सेल का जो पूरा का पूरा रेडियस है, मतलब अगर यहाँ पे एक सेल आपको नजर आ रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं कि अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया जाए और इस सेल के अंदर पूरे डेप्थ में देखा जाए तो हमें कौन कौन सी चीजें दिख सकती हैं। लेकिन एक और बात है यहाँ पे, सेल के बाहर नहीं जाएंगे हम लोग। बोलने का ये मतलब है, यहाँ अगर एक सेल है और ये अगर दूसरा सेल है, दोनों मिलके या फिर और भी सेल्स एग्रीगेट करके जो टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं, हम लोग टिश्यूज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पे किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सेल को जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो सेल में एक स्पेशल चीज क्या है कि ये आपकी लाइफ का यूनिट है। चैप्टर का नाम ही है यहाँ पे द यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हम यूनिट बोलते हैं किसको है। तो हम हर उस चीज को यूनिट बोलते हैं जो किसी के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे छोटा होता है। जैसे आप जिस मकान में, बिल्डिंग में भी बैठे हैं, जिस भी रूम में है, मकान में है, बिल्डिंग में है, कहीं पे भी है, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो उसकी सबसे छोटी यूनिट है ब्रिक। जो ईंटें हैं वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बोलने का ये मतलब हुआ कि जो आप 9th क्लास में भी पढ़ रहे थे यहाँ पे अरेंजमेंट सेल्स का, तो उसके रिगार्डिंग भी जब हम लोग बात करते हैं, जो अभी भी बोला मैंने आपको, तो उसको समझने के लिए एक डायग्राम आप जैसे ही देखेंगे तुरंत आपको क्विक याद आ जाएगा कि हाँ, आपने 9th क्लास में भी ये चीजें जो है वो सीख रखी हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, सेल के बारे में। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि, और बहुत सारे सैंपल पेपर्स में भी ऐसा है कि सेल के बाहर के क्वेश्चंस उसमें दे डाले हैं। तो रीजन ये है कि जब वहां पे उसको मर्ज करने का काम करते हैं तो वहां पे मिस्टेक कर जाते हैं वो। बहुत सारे क्वेश्चंस का एग्जांपल मैं आपको दूंगी जो आपको देख के यहाँ पे समझ आएगा। तो ये आपने 9th क्लास में ऑलरेडी सीख रखा है कि अगर सेल्स को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन कैसे सेल्स को, जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ये जो सेल है ना, हमने यहाँ पे क्या किया है, कार्डियक टिश्यू लिया है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे हार्ट बना हुआ है। तो ये इन टिश्यूज ने मिलके एक ऑर्गन को फॉर्म किया है। और ऐसे बहुत सारे जो इसके पार्ट्स है, पार्ट्स बोलने का मतलब हार्ट अकेला काम नहीं कर सकता। अगर ये जो हार्ट का पार्ट है, ये अकेला यहाँ पे बॉडी में रख दिया जाए तब ये कोई काम नहीं करेगा। मतलब ये बोलने का है कि इसके पास जो भी यहाँ पे आर्टरीज है, वेन है, जो पूरी बॉडी में ये नेटवर्किंग शो करने का काम करता है। तो इस पर्सन की बॉडी में सिर्फ हार्ट डाल दिया जाए, बाकी का जो क्राइटेरिया आजू बाजू का है, वहां का कनेक्शन जो है वो कट कर दिया जाए, तब भी ये सरवाइव नहीं करेगा। तो बोलने का ये मतलब है कि ये सरवाइव कब करेगा? जब बहुत सारे ऑर्गन्स एग्रीगेट होके एक प्रॉपर सिस्टम को परफॉर्म करने का काम करेंगे। तो इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको एक बात यहाँ पे समझ आई कि अच्छा, हमें ये बात समझ आ गई कि सेल क्या है, वो हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ह्यूमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको देख के? ह्यूमन है, आपको बर्ड्स दिखती हैं, कुछ भी दिखता है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे बन गया, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर है उसमें, सही बात है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल अवेलेबल होगा, वो यूनिसेलुलर कहलाएंगे। जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होंगे वो मल्टी सेलुलर कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, आपको भी पता है, चैप्टर स्टार्ट होता है सेल के डेफिनेशन से। तो सेल के डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, जैसी सेल को देखेंगे,
सेल। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, सेल इज द, अभी मैं कुछ भी न्यू चीज नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके हर एक चैप्टर को, आपने नोटिस करा होगा, जीरो से या बिलो जीरो से मैंने स्टार्ट किया है, जहां से आप चीजों को जानते आए हैं। इससे क्या होगा, आपको आगे का पोर्शन टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं ऑलरेडी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी ठीक है, ये हो गया। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेल है, तो फिर आगे जब हम बढ़ते हैं इस सीरीज में, मैंने यहाँ पे ये लिखना मैं भूल गई, हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे डेफिनेशन की हेडिंग डाल देते हैं, डेफिनेशन। किस सेल, मतलब डेफिनेशन में हमने यहाँ पे ये दोनों जो है ये देखा है। ठीक है, बस हो गया। अभी अभी क्या बोला मैंने, फिर जब हम लोग बात करते हैं, तो आपको पता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed ऑफ सेल्स। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, तो किसका बना होगा, वो सेल का बना होगा। ठीक है, फिर एक दूसरी बात, कि जब सेल का बना होगा, तो कितने सेल का बना होगा, उसके बेसिस पे भी हम इसको कैटेगराइज करने का काम करेंगे। तो उसके बेसिस पे जब आप कैटेगराइज करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही आसान, सुपर इजी है, आप जानते हैं। एक को हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, दूसरे को हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर, नेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसको हमने मल्टी सेलुलर बोल दिया। यहाँ पे क्या बोलने का मतलब हुआ, जब यूनिसेलुलर के बारे में बात करी जाए, तो वन सेल performs every function of organism। यहाँ पे एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम कर रहा है। मल्टी सेलुलर के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स acquire division of labor due to various cells for various functions। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अगर आपने ऐसे ही लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप से तुरंत हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया। आगे चले हम लोग, अब देखिए स्क्रीनशॉट। मैम 1 सेकेंड प्लीज। Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए। Ma'am, why are we not starting with plant kingdom? मैंने पिछली क्लास में पूछा था, आप शायद एब्सेंट होंगे। प्लांट किंगडम Yes, हमने ma'am. इसलिए स्टार्ट, हाँ हमने इसलिए स्टार्ट नहीं करा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिसको समझने के लिए
अगर हमने सेल चैप्टर समझा तो बेटर वो आपको समझ आएगा, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ Yes, ma'am. Thank you, ma'am. चलिए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? पहले पुराने टाइम में ऐसा था ना कि जो सेल है उसको देखने के लिए, जैसे आज के डे में आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप है, हाई रेजोल्यूशन के हाई पावर के माइक्रोस्कोप्स है। पहले पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, अगर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखे अपीयरेंस, और मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूं कि अगर ये सेल्स हैं तो ये सेल्स किस चीज के हो सकते हैं, प्लांट सेल के या एनिमल सेल के? So, ma'am, plant. ठीक है, कैसे पता चला प्लांट सेल का है? Ma'am, cork cell है. नहीं, कॉर्क सेल तो ठीक है, वो तो आपने पढ़ रखा है कि कॉर्क सेल में इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, उस बात को भूलते हुए अगर Ma'am, मैंने cell यहाँ wall पे, है इसके पास. ठीक है, इसमें ना वेल डिफाइंड और प्रोमिनेंट आपको क्या है, सेल वॉल नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? सेल वॉल दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, शुरुआत में रॉबर्ट हुक साहब को इतना ही दिखा था। इन्होंने कॉर्क सेल के अंदर सेल्स को ऑब्जर्व किया था। अब एक बात यहाँ पे और आती है कि इसको अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 कंपार्टमेंट लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली जब हम यहाँ पे बात करें तो सेलुला मीन्स कंपार्टमेंट होता है। सेलुला मीन्स क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है। तो जिसकी वजह से रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसका नाम सेल रख दिया। तो सेल जब रखा इन्होंने, और एक और चीज है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब सेल को डिस्कवर किया और रॉबर्ट हुक ने जो ये सेल देखा है, तो उन्होंने खुद से ही वो माइक्रोस्कोप बनाया था। इस बात को भी याद रखेंगे। तो ऑब्वियस है कि बहुत उतने पुराने टाइम में 1665, वो उतने पुराने टाइम में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट दे रहा है यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। और इन्होंने डेड सेल में देखा है, लाइव सेल में नहीं देखा है। किस में देखा है इन्होंने? डेड सेल में देखा है, लाइव सेल में इन्होंने नहीं देखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड सेल, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे हेडिंग ही दे देते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। तेजी से मेरे साथ साथ हाथ चलाइएगा, ठीक है। चलिए, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे आगे जब हम बढ़ते हैं तो कौन सी बात आती है? इन 1665 रॉबर्ट हुक used a microscope बिना उसके तो वैसे भी नहीं दिखेगा। ये तो आप खैर सोच ही नहीं सकते कि आपको नेकेड आई से सेल या उससे रिलेटेड कोई भी चीज जो है वो आपको नजर आए, वो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इन्होंने किस में देखा? कॉर्क सेल में देखा। क्या करने के लिए? टू एग्जामिन थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उन्होंने किस में ऑब्जर्व किया, तो कॉर्क सेल में ऑब्जर्व किया उन्होंने, मतलब कॉर्क के अंदर उन्होंने देखा। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, he observed that cork is made up of
हॉलो जैसा भी देखा आपने, कैसा ये दिख रहा है? हॉलो दिख रहा है। कंपार्टमेंट्स, इन कंपार्टमेंट्स की वजह से ही सेल जो है वो टर्म आएगा। ठीक है, द कंपार्टमेंट्स reminded him of small rooms या कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट तो हम लोग लिख ही चुके हैं, रूम्स रहने दीजिए। सो ही गेव रूम्स, उनको लगा रूम जैसा, और वो नाम रखेंगे सेल। द नेम सेल। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जो आपने अभी सीखा है मैंने वही लिखा है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। मैम डन। चलिए वेरी गुड हो गया। पता है ऐसे हॉलो क्यों दिखा इनको? इसका एक सबसे बड़ा बेसिक रीजन ये है कि अगर प्लांट सेल को आप एनालाइज करें तो आपको एक चीज उसमें नजर आएगी। पहले मैं एक प्लांट सेल आपको शो करती हूँ, तब आपको मेरी बात समझ आएगी ऐसा दिखने का रीजन क्या था। किसी भी एवरेज प्लांट सेल को जब आप देखेंगे, बहुत ही जीरो लेवल के डायग्राम को हम लोग देखते हैं, अगर एनिमल सेल के अंदर देखा जाता है ना, जैसे मैं आपको बेसिक बताती हूँ, अगर आपने कभी लैब में किया हो प्रैक्टिकल, तो अगर एनिमल टिश्यू होगा और उसके अंदर से अगर आप सेल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू ऐसा दिखेगा। मैं ये भी दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। दोनों में मैं फर्क बताती हूँ आपको, क्योंकि आगे जाके मुझे वैसे भी कराना है आपको। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स? उसमें भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में। देखिए समझेंगे इसको ध्यान से। ये बहुत अच्छा स्लाइड प्रिपरेशन नहीं है जिस भी बच्चे ने करा है और जिसने गूगल पे अपलोड करा है। देखिए अब यहाँ पे इस इमेज में क्या है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपको इसमें नोट करेंगे कि यहाँ पे इसमें क्या स्पेशल दिख रहा है। ये जो आपको ये ह्यूमन चीक सेल्स हैं जो कि देखा गया है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो कुछ हो या ना हो एक चीज तो आपको दिख रही है, हाँ भाई इसके पास एक आउटर बाउंड्री है एंड ईच एंड एवरी सेल पोजेस अ वेल डिफाइंड सेंट्रल स्पॉट। यहाँ पे बीच में ना सब में ऐसा लग रहा है ना किसी ने थंब इम्प्रेशन ऐसे करके प्रेस करके यहाँ पे डाल रखा है। ये देखिए एक्चुअली क्या है, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ये बहुत अच्छा आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है। लेकिन इसके बारे में अगर हम लोग बात करें प्लांट सेल के बारे में,
तो प्लांट सेल्स में इस वैक्यूल ने, सेंट्रल वैक्यूल जो है, इट ऑक्यूपाइज 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। इसने इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया कि सेंट्रल न्यूक्लियस जो होना चाहिए उसको इसने पुश करके इसके वॉल के पास पेरीफेरी में इसको धक्का मार के पुश करके कर दिया है। तो होता ये है कि इस न्यूक्लियस बेचारे के साइड में जाने की वजह से अगर आप प्लांट सेल्स को लो पावर माइक्रो, ये कोई बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा गया नहीं, 1665 में कैसा माइक्रोस्कोप बना होगा सो आप समझ ही सकते हैं। तो जिसकी वजह से इनको देखने पे ना ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो नजर आया इनको, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट, अगर इसके पास न्यूक्लियस बीच में होता सेंट्रल पोजीशन में तो हमें भी कुछ डॉट डॉट लाइक यहाँ पे नजर आता, बट वैसा नहीं दिखा। बिकॉज प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में जब मैं आपको डिफरेंसेस दिखाऊंगी उसमें आप डिफरेंस ही यही लिखेंगे। इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन, while in plant cells central vacuole occupies more than 90% area or volume of the cell, so it pushes nucleus towards the periphery। ये वॉल की तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ इसको पुश करके साइड में कर देगा। तो ये एक डिफरेंस है। तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया इनको वैसा क्यों दिखा। अगर आप एनिमल सेल्स को देखेंगे तो एनिमल सेल्स को एनालाइज करते वक्त आप जितने भी इमेजेस देखेंगे, जो भी इमेज आपको नजर आएगा, सब में आपको कौन सी खासियत दिखेगी कि सब के सब में क्या है, बीच में आपको एक न्यूक्लियस जरूर दिखेगा। मतलब बच्चों को ये दिखाने के लिए ही करा जाता है कि देखो अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज किया जाता है तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ये कम से कम प्रोमिनेंट दिखता है। ये देखिए, ये बिल्कुल बच्चे जो लैब में स्लाइड बनाते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज स्टेनिंग के बाद जैसा दिखता है बिल्कुल ट्रू कॉपी है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको सब में, हाँ भाई कुछ हो या ना हो, न्यूक्लियस जो है वो तो दिख ही रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट सेल नहीं है। प्लांट सेल होता तो इसने सेंट्रल पोजीशन नहीं लिया होता। यहाँ पे बीच में होता है वैक्यूल जो खाली जगह जैसा दिखता, और साइड में इसके चला जाता न्यूक्लियस। ये बहुत बड़ा फर्क है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। तो इन्होंने जो डिस्कवरी करी रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि प्लांट सेल में करा था, तो इनको ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिले, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में? खैर अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ रॉबर्ट हुक का ही नाम लिखा है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। अब हम लोग लाइव सेल के बारे में बात करते हैं। तो लाइव सेल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है एंटन वॉन लीवेनहॉक का। कई बुक्स में इनको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक लिखा है, कहीं पे एंटोन वॉन लीवेनहॉक लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लाइव सेल, इन्होंने सबसे पहले लाइव सेल को ऑब्जर्व करने का काम किया था। और इन्होंने भी जो लाइव सेल को ऑब्जर्व किया था ना, तो इन्होंने भी एक अच्छा खासा माइक्रोस्कोप खुद बनाया था। तो इन्होंने भी उसी से ऑब्जर्व करने का काम किया था। तो लाइव, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक। ऐसी एवरेज, हु डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क सेल, रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड लाइव सेल, देन एंटोन वॉन लीवेनहॉक। क्वेश्चन आंसर्स जो है उस पे ध्यान देंगे यहाँ पे। फिर जब और आगे हम लोग बढ़े यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो अगर आपसे पूछा जाता है न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, तो हम क्या करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन का नाम लिखेंगे यहाँ पे। जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इनको दिखा उसकी वजह से। लेकिन ये सब कुछ इसलिए होता जा रहा है ना, आगे 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 जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे एक पॉइंट हर जगह पे ऐड किया जाता है कि इसमें एडवांसमेंट इसलिए आ रही है क्योंकि माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आ रहा है जिसकी वजह से, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी को समझने के लिए हम लोग एक इमेज की हेल्प लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बच्चे कहते हैं मैम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें रटना पड़ता है।
रटने की जरूरत पड़ती है, वैसा कुछ भी नहीं है। उसको हम लोग ऐसे समझेंगे, देखिए। अब मैं आपको जो जो डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ ना, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। को समझेंगे, सारी स्टोरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये आपको किस चीज का इमेज दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे? क्या दिख रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है? मैम सेल डिवीजन। वेरी गुड, सेल डिवीजन दिख रहा है, ठीक है। तो सेल डिवीजन जब नजर आ रहा है तो ऑब्वियस है कि हम लोग इसके लिए एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। क्या? अगर ये टू जो है न्यू सेल्स, ये क्या है? न्यू सेल्स है, बिल्कुल सही बात। तो अगर हम ऐसा समझ लें कि ये भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी तो होते हैं, अभी भी देखा हमने। और अगर मल्टी सेलुलर हुआ तो ये आगे जाके जुड़ जाएंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा, इसकी मर्जी। तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे बोल सकते हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हवा में तो नहीं बनेगा ना ये, ऑब्वियस है। पहले से आपने कोई सेल इसको अवेलेबल कराया होगा, जिसकी वजह से ये न्यू सेल्स जो है ये फॉर्म हो होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ये सेल्स कैसे बने? तो यस मैम। एक सेल से बना, जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उससे ये न्यू सेल्स जो है वो बने हैं। तो एक जो सेल थ्योरी है, उसके बारे में हमने एक स्टेटमेंट क्या सीखा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रटना नहीं पड़ा आपको, आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किससे बना है? पहले से। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से एग्जिस्ट करने वाला, पहले से सर्वाइव करने वाला। तो जितने भी सेल्स है वो किससे बनते हैं? पहले से सर्वाइव करने वाले सेल से बनते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट याद हो गया आपकी। देन अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर ये मल्टी, अगर आपस में जुड़ जाएगा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देगा। सपोज करते ये एक अमीबा है, तो बन गया दोनों अलग अलग अमीबा। क्या दिक्कत हो गया? बाइनरी फिजन। अगर अमीबा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, लिविंग वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। क्या? लिविंग वर्ल्ड में लिखा हुआ है, जो चैप्टर है आपके पास, उसमें लिखा हुआ है कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो तो वहां पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि सेल डिवीजन को रिप्रोडक्शन बोले या रिप्रोडक्शन को सेल डिवीजन बोले। बिल्कुल सही बात है। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, बाइनरी फिजन कर रहा है, तो बाइनरी फिजन कर रहा है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये सेल जो है ये डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या तैयार होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed ऑफ सेल। मतलब इस पूरे लिविंग सिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं, है ना। और किसका प्रोडक्ट है? यस वो मैम। सेल का ही। किसका? सेल ने बनाया है ना इस जर्नी को, देखिए। तो ये दोनों तो बोल सकता है ना, ये जो सेल है, जो पेरेंट सेल है, ये बोल सकता है भाई ये दोनों जो डॉटर सेल्स है ना, ये प्रोडक्ट जो है ये मैंने बनाया है। तो आपको सेल थ्योरी का यहाँ पे दो स्टेटमेंट जो है ये याद हो गया। सेल थ्योरी तो आपने समझ लिया, फिर बात फंसती है एक जगह पे, जो बच्चों से अक्सर पूछा जाता है, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज करने का काम शेल्डन एंड शॉन ने किया था, ठीक है। नाम हम लोग लिख लेते हैं इनका। तो अब यहाँ पे बात ये है कि जो शेल्डन है वो बॉटनिस्ट है और शॉन जो है वो जूलॉजिस्ट है। बच्चे कहते हैं मैम हम कंफ्यूज, पहले मैं लिखती हूँ, उसके बाद आपको मेरी बाकी बातें समझ आएंगी। सेल थ्योरी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेल थ्योरी, इन शॉर्ट अगर हम लोग बोले, प्रपोज्ड बाय माल्थस
शेल्डन। इसके विद इन ब्रैकेट में डाल देती हूँ, ये बॉटनिस्ट थे ये, ठीक है, और जर्मन बॉटनिस्ट एंड बच्चों को मैं कहती हूँ कि अगर आप सिर्फ शेल्डन शॉन भी याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट वाला याद करने की कोशिश करी थियोडर, तो आगे जाके 12th क्लास में मैं आपको बताऊंगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बवेरी ने दिया था, तो बवेरी के नाम के पहले भी थियोडर बवेरी आता है, ठीक है। तो सिर्फ भी अगर आप शेल्डन एंड शॉन याद रखते हैं तब भी कोई बुराई नहीं है, तब भी ठीक है, ठीक है। तो अगर आपसे आज के बाद से पूछा जाए कि जो सेल थ्योरी है उसको किसने प्रपोज किया था, तो सिर्फ आपको यहाँ पे शेल्डन एंड शॉन का नाम जो है वो याद रखना है। सवाल ये उठता है, भाई वो बेचारे बॉटनिस्ट थे तो ये क्या थे, तो ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे ये जूलॉजिस्ट थे। अब हाँ, जो मैं बोल रही थी अब मैं बोलूंगी तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं ये समझा रही थी, बच्चे कहते हैं कि मैम हमें कंफ्यूजन होती है कि शॉन बॉटनिस्ट थे या जो शेल्डन है ये जूलॉजिस्ट थे, इसमें कंफ्यूज करते हैं बच्चे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक चीज याद रखिएगा, हमेशा हर जगह पे, या फिर आप भी जो बोल रहे हैं ना, तो बोलते वक्त क्या होता है कि बच्चे पहले शेल्डन का नाम याद रखते फिर शॉन का नाम याद रखते, शेल्डन एंड शॉन। ये बोलते हुए काफी आपने कम टीचर्स को, कम ही बच्चों को देखा होगा कोई बोले शॉन एंड शेल्डन, नहीं, शेल्डन एंड शॉन बच्चे हमेशा बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में नेम के ऊपर जब हम एनालाइज करें तो एबीसीडी जब आप लिखते हैं तो अल्फाबेट में पहले बी आता है, लास्ट में जेड आता है, मतलब बाद में जेड आता है। तो उससे भी याद रखेंगे कि शेल्डन का नाम हमने पहले बोला है तो ये जूलॉजिस्ट है, शॉन का नाम हमने बाद में बोला है, मतलब शेल्डन जो है ये बॉटनिस्ट है, शॉन का नाम हमने बाद में बोला है तो ये जूलॉजिस्ट है। ऐसे इस तरीके से भी आप लोग क्या करेंगे, इसको याद रखिए। तो जब सेल थ्योरी प्रपोज किया है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई सेल थ्योरी जो है उसका क्या कंक्लूजन है, आप उसका क्या मतलब समझते हैं, सेल थ्योरी होता क्या है, ठीक है। तो सेल थ्योरी पहले जब शुरुआती टाइम में आया था, शुरुआती टाइम में जब लिखते थे तो सिर्फ इतना बोलते थे कि हाँ भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब किसके बने हैं, सेल के बने हैं, किसके बने हैं, सेल के बने हैं। तो सेल के जब बने हुए हैं तो शॉन साहब जो हैं, ये बाद वाले जूलॉजिस्ट जो हैं, इनके बारे में बात कर रही हूँ, शॉन के बारे में। और जूलॉजिस्ट थे तो ऑब्वियस है भाई, जो बॉटनिस्ट है वो प्लांट सेल के ऊपर रिसर्च कर रहा है, जो जूलॉजिस्ट है वो एनिमल सेल पे करे, है ना। तो शॉन साहब का हाइपोथेसिस क्या था कि एनिमल की जो बॉडी है ना वो किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, प्रोडक्ट किसका है, सेल का प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहे थे जो हम पढ़ रहे हैं अभी भी। तो दोनों ने मिलके क्या किया, सेल थ्योरी को प्रपोज करने का काम कर दिया, जो कि आपने लिख रखा है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे रुडोल्फ वर्च्यो साहब आए, इन्होंने बोला भाई देखो, सेल डिवीजन जैसी भी ना कोई चीज होती है, अब बना है बनेगा, इसका प्रोडक्ट है तो कैसे बनेगा, कोई चीज होनी चाहिए जिससे बनेगा वो। तब इन्होंने क्या बोला, जो रुडोल्फ वर्च्यो साहब, इनका नाम भी हम लोग लिख लेते हैं, रुडोल्फ, Virchow, रुडोल्फ वर्च्यो जो है, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन करा सेल डिवीजन के बारे में कि भाई सुनो, सेल डिवीजन जैसी भी कोई चीज होती है जिसको इग्नोर कर रहे हो। तो फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट cells divided and new cells
आर फॉर्म्ड। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया, तो फिर इन्होंने क्या किया, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको उन्होंने एक स्टेटमेंट के तौर पे तैयार किया जो हम लोग बोलते हैं ना, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, इन्होंने प्रपोज किया, ओमनीज सेलुला मीन्स कंपार्टमेंट, सीख ही रखा आपने, सेलुला ई अलग लिखते हैं छोटा सा, सेलुला। अगर कोई आपसे पूछे काम करो, बोल तो लिया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब समझाओ क्या होता है। ठीक है, तो विद इन ब्रैकेट लिख लीजिए, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल किससे बनते हैं, जो पहले से सेल ऑलरेडी अवेलेबल है उसी से बनेगा, कभी भी कोई भी सेल हवा में से नहीं आएगा, इसको जब भी बनना है तो किससे बनेगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। ठीक है, नोट कर लेंगे फटाफट इसको। मैम डन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो बार बार हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मैं ऐसे एरो करके कर देती हूँ ताकि आपको ना याद रहे एग्जाम के टाइम में। पहले अंडरलाइन करेंगे इसको, उसके बाद अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसका लैंग्वेज बताओ, तो लैटिन लैंग्वेज में है ये। डेड लैंग्वेज है ना, इसलिए हर चीज के लिए लैटिन का यूज किया जाता है। साइंटिफिक नेम के लिए क्या यूज करते हैं, लैटिन लैंग्वेज। किसी को जब इस तरीके से कोई फ्रेज बनाना हो, किसका यूज करते हैं, लैटिन लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज है, इसलिए इसका इतना इस्तेमाल जो है वो साइंस में, स्पेशली बायोलॉजिकल फील्ड में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका कंक्लूजन लिखते हैं। सेल थ्योरी, पहला, नंबर वन, इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये याद हो गया होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ या composed ऑफ सेल्स। पहली बात कि जो भी है किसका बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि ये कभी ऐसा नहीं है कि कोई एलियन उड़ता फिरता गया और वहां से सेल को टपका के गया, नहीं, पहले से कोई सेल अवेलेबल है तभी होगा ये। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
ये हो गया। ये समझ आया सबको? ये तो समझा हुआ, इतने देर से आप लोग समझ ही रहे हैं, ये याद हो गया आपको, इसमें तो कहते कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रही हूँ। सेल थ्योरी भी हो गए। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो अभी अभी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रही थी, क्या बोलने का मतलब है, एक आपने देखा, दोनों में मैं आपसे डिफरेंस पूछती हूँ, आप डिफरेंस बताएंगे। देखिए एक ये रहा, ये ह्यूमन चीक सेल है, ठीक है, मतलब एनिमल सेल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। एक नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, ये इतना अच्छा क्लियर नहीं है, अनियन पीस सेल दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा तो इसी की हेल्प लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे दो डायग्राम्स दिख रहा है, डायग्राम भी दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक व्यू भी दिख रहा है, दोनों ही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसके बारे में पहले क्वेश्चन समझेंगे मैं क्या पूछ रही हूँ। एक लाइन डाल देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि दोनों दो हैं। मैंने यहाँ पे बाउंड्री लाइन डाल दिया, ये इधर लिख दिया मैंने, कहाँ गया ये? एक साइड मैंने लिख दिया इधर एनिमल सेल, और इधर लिख दिया मैंने प्लांट सेल। अब बिल्कुल क्लियर है, अब ठीक है। अब मैं 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकती हूँ आपसे। चलिए देखिए कैसे क्लियर होगा आगे, जब प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस लिखेंगे ना, वहां भी यहीं से पॉइंट्स आने वाले हैं आपके, ठीक है। अब एक बात बताएंगे, किसके, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये डायग्राम है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, दिस वन इज डायग्राम, ठीक है। अनियन पील सेल है, और ये ह्यूमन चीक सेल्स है, ठीक है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि किसमें आपको कंपार्टमेंट लाइक सेल्स दिख रहा है, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? कंपार्टमेंट लाइक किसमें दिख रहा है? मेरी आवाज जा रही है तो आंसर करेंगे। आपको कंपार्टमेंट लाइक सेल किस में दिख रहा है, प्लांट सेल में दिख रहा है कि एनिमल सेल में दिख रहा है? मैम प्लांट सेल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अगर हम बात करें कि सेंट्रल न्यूक्लियस,
सेंट्रल न्यूक्लियस आपको किस में दिख रहा है? प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? मैम एनिमल सेल। और मैंने अभी अभी बोला था कि वैक्यूल जो है प्लांट सेल के न्यूक्लियस को देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए साइड में चला गया, ये भी कहाँ चला गया? साइड में। तो बीच वाली जगह किसने ली होगी? वैक्यूल ने यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई किया होगा। तो आखिर यहाँ से और यहाँ जब ह्यूमन चीक सेल की बात करते हैं तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कितना बढ़िया, मतलब जो एक प्रॉपर जो है ऐसे आपको दिखता है माइटोकॉन्ड्रियन जो है इसका, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा होता है। तो ये मुझे दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको ये समझाना जरूरी है, जैसे आप सेल का ओवरव्यू लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बात समझनी जरूरी है। अगर हम एनिमल सेल्स को देखेंगे, अब डिफरेंस नंबर 1, इन एनिमल सेल्स आउटर बाउंड्री इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, while in plant cells outer boundary is cell wall. In plant cells cell membrane is present inside the cell wall, यानी यहाँ पे outer boundary क्या हो गया? cell wall हो गया। Then जब हम लोग बात करते हैं in animal cells nucleus occupies the central position, while in plant cells nucleus occupies the peripheral position because these nuclei, अगर हम सबको एक साथ बोले, या फिर न्यूक्लियस अगर हम एक को बोले, is pushed by central vacuole, the vacuole which occupies the 90% volume of the cell। ठीक है, ये हो गया। तो कहाँ से लिख रहे हैं? आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है तभी तो लिख रहे हैं ना, रटने की थोड़ी जरूरत है इसमें। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चों को बोलती हूँ मैं कि चलो 10 डिफरेंस लिख के दिखा, बच्चे कहते हैं मैम 10 कैसे लिखेंगे हम? तो इसमें ऐसी हैरेस होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ढेर सारे पॉइंट्स जो है वो याद आते जाएंगे। आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको वहां पे एक बात बताई जा रही है कि द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स, द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन कैरी कर रहा है, कोई वॉल कैरी नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है, अब दिख तो नहीं रहा है, हम उतने ज्यादा हाई पावर माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास क्या है, जो आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, यही क्या कैरी करने वाला है? जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए को कैरी करने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए या डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है, मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ। मैंने एक लिखा क्रोमोसोम और एक लिखा मैंने डीएनए। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है या डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? मैम 2 मिनट लास्ट पेज दिखाइए ना प्लीज। हाँ लीजिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा है, एक जो आपका एन ओवरव्यू ऑफ सेल वाला पैरा है ना, वो इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। थैंक यू मैम। चलो, हाँ मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है या क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है? मैम क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। बाकी बच्चे? मैम क्रोमोसोम्स डीएनए के अंदर है। क्रोमोसोम्स डीएनए के अंदर है। ठीक है, और भी किसी को कुछ बोलना है? चलिए पहला क्वेश्चन। अच्छा, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है। चलिए, 2 वोटिंग है इसके लिए कि डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है, एक बच्चे का वोट है कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, बाकी कह नहीं सकते, है ना? बाकी बच्चे कांट से। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, डीएनए का क्या मतलब समझते हैं और क्रोमोसोम का क्या मतलब समझते हैं? एक ही लाइन बोलेंगे, डीएनए में एक लाइन, क्रोमोसोम में एक लाइन। देखिए, मैम डीएनए इज अ डबल हेलिक्स फॉर्म ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हाँ
क्रोमोसोम Ma'am, chromosomes always occur in pairs. डीएनए भी पेयर में है, क्रोमोसोम भी पेयर में, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पेयर में है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिखा यहाँ पे क्रोमोसोम। ठीक है, जब मैंने क्रोमोसोम लिखा, एक लाइन है, छोटा सा एनसीईआरटी का एक लाइन है, और उस लाइन को समझाने के लिए ईच एंड एवरी बैच में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको स्टेटमेंट दिया गया है, क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे उससे भी, अब उसको उठा के क्या करेगा, बनेगा आपका नीट का क्वेश्चन। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के साथ डीएनए है ना। चलिए, आज के बाद से कभी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए, और एक सुपर इमेज मैं आपको शो करूंगी, तुरंत क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा डीएनए। इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में दो ही न्यूक्लिक एसिड है, एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा बना नहीं आ सकता। डीएनए के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में हम लोग प्लस का सिंबल दे देंगे, डीएनए प्लस प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होता है, मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, अभी पढ़ा दूंगी तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ाऊंगी, है ना। मैंने यहाँ पे डीएनए प्लस प्रोटीन लिख दिया, बिल्कुल जितना आपको जीरो लेवल पे समझ आ सकता है मैं उतना ही लिखूंगी। डीएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमोसोम। नहीं आया समझ में, अभी तुरंत आएगा समझ में, देखिए। चलिए, ये एकदम सुपर इमेज है जिसको देखने के बाद हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा ना समझे। ठीक है, ब्लर है बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। अगर इससे भी अच्छा चाहिए तो ये लीजिए। कहाँ गया? चलिए, बहुत ही साधारण सा सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल्स आपका दिमाग खराब नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये डायग्राम सेलेक्ट किया। अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझते जाइए ध्यान से। ये रहा आपका डीएनए, है ना। 12th की बायो की बुक खरीदेंगे तो ऊपर में ही डीएनए बना हुआ है। ठीक है, और हॉलीवुड की जितनी मूवीज देखेंगे, स्पाइडरमैन देखेंगे, वहां आपको दिखेगा। कहीं भी म्यूटेशन का या फिर किसी भी टर्म का यूज किया जा रहा है, आप कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहां पे क्या दिखेगा आपको, डीएनए दिखेगा। तो ये तो अब कोई शैम्पू वैम्पू बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, कुछ मतलब वो जानते भी नहीं कि डीएनए क्या होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, डीएनए की फोटो चिपका देते हैं कि भाई हम इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम जीनी बदल के रख देंगे, सीधा ब्लैक से व्हाइट कर देंगे। वो क्रीम का ऐड देते हैं ना, क्रीम्स का, उसके ऊपर फेयर एंड लवली खरीदिए, देखिए उस पर डीएनए की फोटो बना के रखी हुई है। ठीक है, इतना जीन चेंज कर देते तो फिर कोई वर्ल्ड में इंसान जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता ही नहीं, है ना। खैर वो तो बात की बात है। चलिए, ये रहा आपका डीएनए, पहचानते हैं इसको, है ना। यस अब मैम। ये जो डीएनए है, इसको मान लेते हैं उस जूट वाली रस्सी की तरह, जिसमें ऐसे सुपर कॉइलिंग होती है, जो ऐठा होता है उसको आप खोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें से स्ट्रैंड्स निकलते हैं। ठीक वैसे ही कॉइल करके ये एक स्टैंड बन गया है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत है? क्या बन गया नो है मैम। ये? स्टैंड बन गया, ठीक है। लेकिन जब ये डीएनए का स्ट्रैंड इस प्रोटीन के चारों तरफ रैप करेगा, इस प्रोटीन के चारों तरफ जब इसकी रैपिंग होगी ना, ये
तो इस एक का नाम है, इस 1 यूनिट का नाम है न्यूक्लियोसोम। आपको नहीं याद करना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, आपको आगे की बात क्या समझनी है कि ये जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम 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 न्यूक्लियोसोम, अब ये क्या कर रहे हैं ना, जाके बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और सुपर कोइलिंग बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। माइक्रोस्कोप में फिर ये क्या करेंगे, क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा ये। और ये क्रोमेटिन फाइबर जो है ऐसे 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 माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है किसी धागे में बहुत सारे मोती पिरोए हुए हैं, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब ये भी यहाँ भी नहीं चुप बैठा, ये जाके और ज्यादा सुपर कॉइलिंग करेगा, तब जाके क्रोमोसोम बनता है। अभी बेसिक लेवल पे, जीरो लेवल पे मैंने आपको कौन सी बात सिखाई है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम नहीं है। इस इमेज को देखने के बाद आप गलती नहीं करेंगे। एक बच्चे ने सही आंसर करा था, 2 बच्चे ने गलत आंसर करा था। जिसने सही आंसर करा था उसने भी तुक्का मारा था, जिसने गलत आंसर करा था उसने भी तुक्का मारा था। लेकिन आज के बाद से आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, इतना अच्छा समझने के बाद। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये इमेज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छा है। इसकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। सुपर डायग्राम है, सुपर इमेजेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपको ये जो है यहाँ पे, ये भी इमेज जो है ये नजर आ रही है। देखिए, जो शुरू में फर्स्ट में मैंने लिया था, ब्लर था इसलिए हमने इसको हटा दिया था, बट इसको भी आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी। क्या आपको यहाँ पे यही बात समझ आएगी कि जो आपने क्या ले रखा है, जो डीएनए को आपने ले रखा है, तो ये डीएनए जो है कॉइल होता होता एक थ्रेड की तरह, फिर ये प्रोटीन्स के चारों तरफ लिपटेगा, न्यूक्लियोसोम। अब देखिए, अब आपको कॉइलिंग समझ, इसको देख के आपको कॉइलिंग समझ आ रही है, इस वाले पार्ट को। इसका ये वाला पार्ट अच्छा है, सुपर कॉइल जहाँ पे लिखा हुआ है। और इतनी सुपर डुपर सुपर कॉइलिंग करने के बाद तब जाके क्रोमोसोम यहाँ पे फॉर्म होता है। तो मैंने अभी आपको क्या किया समझाने के लिए, बिल्कुल बेसिक लेवल पे एक चीज बताई। मैंने बोला कि अभी बस इतना समझो और इतना याद रखो कि जब क्रोमोसोम आपको बोलना पड़े तो हमेशा आप ये बात समझाएंगे कि जब डीएनए के साथ प्रोटीन होगा तो क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम माइनस प्रोटीन कर देंगे तब डीएनए हो जाएगा। आप समझ आया सबको? क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल यस क्लियर मैम। है ना? तो आपका एक स्टेटमेंट है और यहाँ से ऐसी छोटी छोटी लाइन्स उठा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या स्टेटमेंट दिया गया है? आपको स्टेटमेंट दिया गया है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स व्हिच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो एक लाइन में लिख के उसने छुट्टी कर दिया, बस इतना ही उसने लिखा है, ठीक है। तो ये आपने किसके बारे में सीखा? क्रोमोसोम के बारे में भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे सीखा है। मैं आपको सिर्फ असाइनमेंट क्वेश्चन के तौर पे दे दूंगी, मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन। अब जो ये प्रोटीन है, ये कौन सा प्रोटीन है? आप देख रहे होंगे, आपने उतने ध्यान से एनालाइज नहीं किया होगा, देखिए। मैम हिस्टोन प्रोटीन। हाँ ठीक है। तो आपने ये देखिए 1, मैं इसको थोड़ा और जूम करती हूँ, मतलब ये जो डॉट मैं दे रही हूँ, देखिए गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना बिखरा पड़ा था मैंने सबको मार्क कर दिया। अब हैरानी वाली बात क्या है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। हिस्टोन प्रोटीन बनता ही 8 अमीनो एसिड से है। इसलिए यहाँ पे ना ये जो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना है, इसमें 8 बॉल्स जैसे, 8 बॉल जैसे यहाँ पे एक साथ जुड़े हुए आपको दिख रहा है। कितना अच्छा ये डायग्राम है कि बेचारा कर क्या रहा है, आपको सही में पहले 8 बॉल्स बना के दिखा भी रहा है। कोई बच्चा अगर ध्यान दे तो अच्छी बात, सर के ऊपर से जाएगा। तो आगे जाके आप ये भी सीखेंगे कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ, इसमें 8 अमीनो एसिड। आज की क्लास क्लियर है? बिल्कुल यस मैम।
पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख रही हूँ, आंसर आप लिख लीजिएगा, मैं बस बताती चल रही हूँ आंसर। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, हाँ, सेल को डिस्कवर करा था। आंसर आपको पता है, लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, राइट सेल थ्योरी, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सेल थ्योरी भी मैंने आपको सिखा रखा है। मतलब अभी अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और दूसरा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये लिखेंगे। उधर से म्यूट कर लेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन, विच प्रोटीन is present in chromosomes? हिस्टोन प्रोटीन आंसर है इसका। अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज करेंगे तो साथ के साथ लिखते भी चलेंगे क्रोमोसोम्स, है ना। हिस्टोन प्रोटीन लिख लेंगे आंसर में। फोर्थ क्वेश्चन, मैं लिख ही देती हूँ पहले क्वेश्चन का आंसर। रॉबर्ट हुक, सेल थ्योरी आपको लिखना है। चलिए यहाँ इसके बाद करेंगे। पहला ये, दूसरा ये लिख रखा है आपने। फिर मैंने आपसे पूछा which protein is present in chromosomes? The answer is histone protein. कई बार ऐसा होता है आंसर नहीं लिखने पे बच्चे कुछ क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाद में मे भी नहीं करते हो, जो भी रीजन है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ। Done, ma'am. यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ए भी कर दूं क्या? ये 1 2 1 2 1 2 हो गया ना, 1 2 3, ऐसा लग रहा है इसी का पॉइंट है। इसको ए कर देती हूँ और इसको बी कर देती हूँ, अब ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे इन विच सेल न्यूक्लियस occupies the peripheral position। अब क्या होगा, बहुत ही आसान है ये तो। प्लांट सेल, आंसर लिखेंगे प्लांट सेल्स। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हु डिस्कवर्ड लाइफ सेल। यहाँ पे एंटोन वॉन लीवनहॉक का नाम लिखेंगे।
Anton von Leeuwenhoek. Then एक क्वेश्चन रह गया जिसको हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन में करते हैं. Who coined the term प्रोटोप्लाज्म? ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था. प्रोटोप्लाज्म टर्म देने वाले ना पर्किंजे हैं, इनका नाम याद रखेंगे. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म. जो रह जाता है वैसे भी असाइनमेंट क्वेश्चन में हम लोग कवर कर लेते हैं इसको. आंसर इज पर्किंजे. Who discovered nucleus बताइए आपको. रॉबर्ट ब्राउन. मैम रॉबर्ट ब्राउन. चलिए इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट. अगर आपने नहीं लिखा है, लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप सारी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप भी अपनी तरफ से ऐसा कर सकते हैं कि जो आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं वो भी वैसा ही सेव होता है, और लास्ट में आप उसका पीडीएफ जो है वो फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए. चलिए 8th क्वेश्चन देखिए. मेंशन न्यूक्लिक एसिड्स. दो ही हैं. मैम डीएनए एंड आरएनए. हाँ, एक है आपके पास डीएनए, मतलब हो गया डिऑक्सी. देखिए अगर आपको लिखा है ना बुक्स में डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो भी सही है. अगर मैं लिखूं यहाँ पे डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी सही है. ठीक है, अगर यहाँ पे राइबोज, ये भी सही है न्यूक्लिक एसिड. देन आपके पास आरएनए दो ही है, तीसरा तो है ही नहीं. आरएनए 9th और 10th क्वेश्चन आपको करना है, जो बचपन में करते थे आप. 9th क्वेश्चन है ताकि आपको थोड़ी कन्वीनियंस हो जाए अगली क्लास में समझने में. डिफरेंशिएट बिटवीन, थोड़ा सा क्या, 100%. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है वो बहुत हेल्प करेगा आपको यहाँ पे. डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन भी बहुत फेमिलियर है आप इससे. आपकी लाइफ का बायो का बच्चे बोलते हैं मैडम सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था. बिटवीन प्लांट सेल, सेल का कॉल हो गया यहाँ पे, सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल और एनिमल सेल में आप खुद से लिखेंगे, बाकी समझाने का काम तो मेरा है, मुझे कराना है ये आपको नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो टाइम आपका भी सेव होगा, मेरा भी. इसको करके रखेंगे. आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? नो मैम. नो मैम. लीव करूं मैं?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Well,